सो एक आर्टिकल छपा ग्लोबल फॉरेन अफेयर्स में, मैगजीन ग्लोबली बहुत पढ़ी जाती है इन द इंटरनेशनल रिलेशंस एंड फॉरेन पॉलिसी सर्कल्स। वहां पे लिखा गया कि इंडिया जो है वो एक वहम में जी रहा है कि वो भी एक सुपर पावर बन जाएगा, राइट? दैट इंडिया हैज क्रिएटेड दिस डिल्यूजन दैट दे कैन हैव दिस एम्बिशन ऑफ बिकमिंग अ ग्रेट पावर, और बहुत ही इंसल्टिंग तरीके से वहां पर ये डिक्लेयर किया गया है कि इंडिया कभी भी सुपर पावर नहीं बन सकता, एंड चाइना और यूएस के करीब भी नहीं है इंडिया। दिस काइंड ऑफ नैरेटिव हैज बीन रिटन, ऑब्वियसली समवन फ्रॉम द वेस्ट, एंड इंडिया नीड्स यूनाइटेड स्टेट्स टू फेस चाइना। बिना अमेरिका के इंडिया चाइना को फेस नहीं कर सकता, ऐसी कुछ चीजें लिखी गई। तो उसके जवाब में हमारे फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं एम के नारायणन, आज कौन है एनएसए, राइट? हाँ जी, ऑल ऑफ यू ऑनलाइन, हु इज द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर टुडे? तो वैसे ही ये थे नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर भारत सरकार को एडवाइस करने वाला सीनियर मोस्ट बंदा। तो ही सेइंग कि अभी तक इतनी अचीवमेंट्स करने के बाद भी इफ यू आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट दैट इंडिया इज अ पावरफुल कंट्री, एंड वेस्टर्न प्रेडिक्शंस हमेशा इंडिया के बारे में नेगेटिव ही रही हैं, एंड वी हैव ऑलवेज ओवरकम दोस प्रेडिक्शंस। फॉर एग्जांपल, इंडिया के मैक्सिमम 20 साल के अंदर टुकड़े हो जाएंगे, ये वेस्टर्न थिंकर्स की प्रेडिक्शन थी जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था। दे सेड इतनी डाइवर्स कंट्री दुनिया में कहीं एग्जिस्ट नहीं करती, सो ये कहां से कर लेंगे? दैट वाज देयर नैरेटिव। On the basis of tribe, languages, religions, they are going to divide into hundreds of countries. ऐसा तो नहीं हुआ। Then इंडिया ने फूड सिक्योरिटी ना सिर्फ इंश्योर की, इंडिया ने एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। नाउ मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी आर एक्सपोर्टिंग। देन रही बात अमेरिकन सपोर्ट की, तो जब इंडिया और चाइना की वॉर थी, चाहे हम हारे उसमें, इंडिया पाकिस्तान वॉर थी 71, हमने अमेरिका की सपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया। वी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट एनी एक्सटर्नल हेल्प फ्रॉम अमेरिका, राइट? वी वर ट्राइंग टू से दैट वी आर सस्टेनेबल, हम आत्मनिर्भर हैं, हमें किसी के ऊपर डिपेंडेंस नहीं चाहिए। देन इंडिया ने न्यूक्लियर पावर हासिल की अपने आप, without any support from any other country. So we became a nuclear power. And then there is a long list of achievements that India has done. हमने डिफेंस के ऊपर इतना खर्चा नहीं किया स्टार्टिंग में, स्टिल पाकिस्तान जो सारा का सारा खर्चा ही डिफेंस के ऊपर कर रहा था, वो हमसे 3 वॉर्स हारा। ठीक बात है जी। नॉन अलाइनमेंट का कंसेप्ट इंडिया ने इजाद किया। 1950s में जब देश के अंदर खाना नहीं था तो हम इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को मीडिएट कर रहे थे, लाइक द कोरियन वॉर, वेरी फेमस, नॉर्थ एंड साउथ कोरिया। कारण क्या था? बिकॉज हमने कोल्ड वॉर के अंदर साइड्स नहीं ली थी, आज भी हमने साइड्स नहीं ली है। नाउ द नॉन अलाइनमेंट हैज टर्न्ड इनटू मल्टी अलाइनमेंट, एंड व्हेन मेनी कंट्रीज जो हमारे साथ ही आजाद हुई थी, दे आर अनस्टेबल, वहां पे तख्ता पलट हो रहे हैं, वहां पे डेमोक्रेसी कभी स्टैब्लिश ही नहीं हो पाई, एक्सेप्ट फॉर 2-3 years ऑफ इमरजेंसी। इंडिया की डेमोक्रेसी ना सिर्फ सस्टेन करती है, मैच्योर हो रही है। इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, द पर कैपिटा इनकम्स आर राइजिंग, हंगर कम हो रही है, पॉवर्टी कम हो रही है, एंड वेस्टर्न जो कंपनीज हैं, खासकर अमेरिकन कंपनीज, मोस्ट ऑफ दीज टेक बेस्ड कंपनीज विच इज गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड, जो डिसाइड करेगा कि आगे दुनिया का लीडर कौन देश होगा, वो सारी कंपनीज को चलाने वाले मोस्टली लोग इंडियंस एंड एशियंस हैं। एंड सम ऑफ दीज, इफ नॉट ऑल ऑफ दीज, दे आर गोइंग टू कम बैक इनटू द कंट्री। वो वापस आएंगे देश में। जैसे देश ग्रो करेगा, एस्पिरेशनल मिडिल क्लास होगी, यहां पर पीस होगा, लॉ एंड ऑर्डर होगा, गवर्नेंस अच्छी होती जाएगी, इंस्टीट्यूशंस मैच्योर होंगे, तो यहां पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को देखते हुए पीपल आर गोइंग टू कम बैक इनटू इंडिया। एंड अगर यहां से टेक्नोलॉजी हब्स क्रिएट होते हैं, वी विल बी डोमिनेटिंग द वर्ल्ड।